नमस्कार, प्राइम टाइम आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं सोनल। खबरें होंगी विस्तार के साथ। सबसे पहले बात राजधानी रायपुर की, जहां पर रिटायर्ड आईएएस अनिल टुटेजा की मुश्किलें बढ़ गई हैं। डीएमएफ घोटाले में अब अनिल टुटेजा गिरफ्तार, कोर्ट में पेश कर ईओडब्ल्यू एसीबी ने रिमांड पर लिया है। 26 फरवरी तक अनिल टुटेजा रहेंगे रिमांड पर। शराब घोटाला मामले में पहले से जेल में बंद है, तो डीएमएफ घोटाला मामला कोर्ट में पेश कर ईओडब्ल्यू एसीबी ने रिमांड पर लिया है। 26 फरवरी तक अब अनिल टुटेजा रिमांड पर रहेंगे। तो शराब घोटाला मामले में आपको बता दें पहले से ही जेल में बंद, और उस पर अब डीएमएफ घोटाला मामला, रिटायर्ड आईएएस अनिल टुटेजा की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। तो डीएमएफ घोटाले में भी अब अनिल टुटेजा को गिरफ्तार किया गया है। और इस पर विस्तार से बात करने के लिए हमारे सहयोगी मनोज नायक हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज, अनिल टुटेजा का ये डीएमएफ घोटाला मामला भी हमारे दर्शकों के लिए एक बार फिर से बताएंगे इस पूरे मामले को विस्तार के साथ, क्योंकि शराब घोटाले में तो पहले ही वो जेल में बंद थे। देखिए, कांग्रेस सरकार में कई प्रकार के घोटाले हुए थे, जिसमें शराब घोटाले के अलावा अन्य घोटाले भी शामिल थे, चाहे वो कोल घोटाले हो चाहे डीएमएफ घोटाले हो। इसके अलावा जो है साथ ही साथ जो है कस्टम मिलिंग घोटाले, तमाम जो घोटाले हुए थे, तो कहीं ना कहीं तमाम जो घोटालों में जो तत्कालीन प्रभावी आईएएस अधिकारी रहे हैं अनिल टुटेजा, उनकी जो है लगभग जो है सभी घोटालों में विशिष्ट और प्रभावी भूमिका रही है, और इसी के चलते जो है उनकी गिरफ्तारी लगभग सभी घोटालों में हो चुकी थी। और अब आज एक बड़ी फिर से कार्रवाई उनके ऊपर ईओडब्ल्यू एसीबी ने की है। डीएमएफ घोटाले मामले में उनकी गिरफ्तारी की गई है, और ईओडब्ल्यू एसीबी ने उन्हें कोर्ट में पेश कर 26 फरवरी तक की रिमांड पर लिया है, ताकि उनसे आगे की पूछताछ की जा सके, क्योंकि ईओडब्ल्यू एसीबी के पास पर्याप्त जो है डिजिटल साक्ष्य आए हैं कि इसमें किस प्रकार से जो है डीएमएफ घोटाले में अनिल टुटेजा ने अपनी भूमिका निभाई थी। उन्होंने विभिन्न फर्मों को काम दिलाने के नाम पर जो है मोटा कमीशन हासिल किया था। इसके अलावा जो है डीएमएफ घोटाले से उन्होंने जो अपने परिचितों एवं रिश्तेदारों को भी काम दिलवाया था, और इसमें भी उन्होंने बड़ा भ्रष्टाचार किया था। तो इन तमाम जो घोटाले हैं उन पर जो है और गहराई से जांच ईओडब्ल्यू एसीबी कर रही है, और इसी के चलते उन्हें जो है कोर्ट में पेश कर ईओडब्ल्यू एसीबी ने 26 फरवरी तक की रिमांड पर लिया है। जी बिल्कुल मनोज, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो 26 तक रिमांड पर रहेंगे अब, और रिटायर्ड आईएएस अनिल टुटेजा की मुश्किलें बढ़ गई हैं। डीएमएफ घोटाला मामला है जिसमें उनकी गिरफ्तारी हुई, और आपको बता दें कि कोर्ट में पेश कर ईओडब्ल्यू एसीबी ने अब रिमांड पर लिया है उनको। अगली खबर का रुख करेंगे। बिलासपुर से खबर है, बहुचर्चित शराब घोटाला मामला। सौम्या ने हाईकोर्ट में लगाई है 2 जमानत याचिकाएं। ईडी और एसीबी ईओडब्ल्यू के खिलाफ लगाई है याचिकाएं। सौम्या और ईडी की तरफ से बहस हुई पूरी। कल एसीबी ईओडब्ल्यू की तरफ से होगी बहस। हाईकोर्ट जस्टिस अरविंद कुमार वर्मा की सिंगल बेंच में चल रही है ये सुनवाई। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें कि बिलासपुर से आ रही है, और सौम्या और ईडी की तरफ से बहस पूरी हो चुकी है। कल एसीबी ईओडब्ल्यू की तरफ से बहस होना है, और हाईकोर्ट जस्टिस अरविंद कुमार वर्मा की सिंगल बेंच में ये सुनवाई चल रही है। बहुचर्चित शराब घोटाला मामला, और जिसमें सौम्या ने हाईकोर्ट में 2 जमानत याचिकाएं लगाई हैं। तो याचिकाएं ईडी ईओडब्ल्यू के खिलाफ लगाई गई है, और अब कल इस पर सुनवाई होनी है, जिसमें बहुचर्चित शराब घोटाला मामले में पंकज गुप्ते हमारे साथ जुड़ गए हैं, हमारे बिलासपुर संवाददाता। उनसे अपडेट लेंगे। पंकज, विस्तार के साथ इस पूरे मामले पर आपसे जानकारी चाहेंगे। जी देखिए, आपको बताना चाहता हूँ, पूरे छत्तीसगढ़ में एक बहुचर्चित शराब घोटाला हुआ था, जिसमें सौम्या चौरसिया को एक आरोपी बनाया गया था, जिसमें लंबे समय से वो जेल में सजा काट रही थी। सुप्रीम कोर्ट से उनको जमानत मिली थी। इसमें कहा गया था कि आप छत्तीसगढ़ में नहीं जाएंगी और छत्तीसगढ़ से बाहर में रहेगी, लेकिन उनको जब सम्मन जारी किया गया था लिकर को लेकर के, तब उनको ईडी ने फिर से गिरफ्तार किया, और उनके मामले पर उन्होंने सबसे पहले अग्रिम जमानत याचिका लगाई थी कि एसीबी और ईओडब्ल्यू उन्हें गिरफ्तार न करे, लेकिन उनको झटका लगा था हाईकोर्ट से, उनकी अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया गया था। लेकिन अब फिर से दोबारा हाईकोर्ट की शरण ली है। वहां पर एसीबी, ईओडब्ल्यू और ईडी के खिलाफ उन्होंने जमानत याचिका दायर की है, जिसमें पूर्व की सुनवाई में हाईकोर्ट ने ज्यादा समय देने के लिए मना कर दिया था ईडी को, और उसके बाद से आज से फिर से सुनवाई चालू हुई है, जिसमें सौम्या चौरसिया की तरफ से
उनके बहस पूरा हो गया है। वहीं पर आज ईडी ने भी अपना बहस पूरा कर लिया, लेकिन कल जो ईओडब्ल्यू और एसीबी है वो अपना कल तर्क प्रस्तुत करेगी। अब देखना ये होगा कि जो तर्क प्रस्तुत किया जा रहा है ईओडब्ल्यू, एसीबी और ईडी के द्वारा सौम्या चौरसिया के खिलाफ, जो उन्होंने शराब घोटाला का अभियुक्त आरोपी बनाया गया है, इसमें ये देखना होगा कि उनके खिलाफ में क्या मामला आता है और किस तरीके से उनकी क्या याचिका वो एक्सेप्ट किया जाता है या फिर उनको कोई बड़ा तगड़ा झटका लगता है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया पंकज इस तमाम जानकारी के लिए आपका। एक और बड़ी खबर राजधानी रायपुर से। सीएसएमसीएल कमीशन घोटाले में एक और गिरफ्तारी हुई है। ईओडब्ल्यू एसीबी ने जेल में बंद अनवर ढेबर को किया गिरफ्तार। आरोपी को रिमांड पर लेकर पूछताछ कर रही है जांच एजेंसी। ईओडब्ल्यू ने आबकारी अधिकारी नवीन प्रताप सिंह तोमर को भी रिमांड पर लिया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि पूछताछ कर रही है ईओडब्ल्यू ने आबकारी अधिकारी नवीन प्रताप सिंह तोमर को भी रिमांड पर लिया है। और ये ईओडब्ल्यू एसीबी ने जेल में बंद अनवर ढेबर को गिरफ्तार किया, रिमांड पर लेकर पूछताछ कर रही है आरोपी को जांच एजेंसी। ईओडब्ल्यू ने आबकारी अधिकारी नवीन प्रताप सिंह तोमर को भी रिमांड पर लिया है। सीएसएमसीएल कमीशन घोटाला मामला एक और गिरफ्तारी से। तो पूछताछ कर रही है आरोपी को रिमांड पर लेकर। मनोज नायक हमारे सहयोगी जुड़ गए इस खबर पर। मनोज, इस मामले के बारे में भी विस्तार से आपसे समझेंगे। जी देखिए, छत्तीसगढ़ में जब कांग्रेस की सरकार थी तब जो है शराब घोटाले हुए थे और शराब घोटाले में अलग अलग तरीके से जो है अलग अलग विंग ने अपनी भूमिका निभाई थी। और इसी बीच जो है छत्तीसगढ़ में स्टेट मार्केटिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, जो कि मैन पावर सप्लाई का काम देखती थी। यहीं पर जो है एक बड़ा घोटाला तब हुआ था जब वहां पर जो मैन पावर सप्लाई कंपनी की ओर से यह जानकारी दी जाती थी कि ओवर टाइम जो है अपने जो एम्प्लॉय है उनसे करवाया जाता था। और इस प्रकार से जो है करीब 28,80,000 रुपए की जो रकम है, इस दौरान तत्कालीन जो सहायक आबकारी आयुक्त है उनसे जो है ईडी ने बरामद किया था, नकदी यह रकम बरामद की थी। और इस मामले की जांच के लिए ईओडब्ल्यू एसीबी को पत्र लिखा था। इस मामले की जांच ईओडब्ल्यू एसीबी कर रही थी और बीते दिनों जो है इस मामले में एफआईआर दर्ज कर ईओडब्ल्यू एसीबी ने तत्कालीन सहायक आबकारी आयुक्त नवीन प्रताप सिंह तोमर को गिरफ्तार कर रिमांड पर लिया हुआ था। और उनसे पूछताछ के बाद अब अनवर ढेबर का नाम का खुलासा हुआ कि अनवर ढेबर की भी इस मामले में भूमिका रही। और इसके बाद जो है अब अनवर ढेबर की भी गिरफ्तारी की गई है और उन्हें भी ईओडब्ल्यू एसीबी ने रिमांड पर लिया और उनसे आगे की पूछताछ की जा रही है। जी बिल्कुल मनोज, बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए आपका। अगली खबर का रुख करते हैं। बात करते हैं शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ बच्चों से यौन शोषण की एफआईआर होने के बाद प्रयागराज पुलिस ने जांच तेज कर दी है। सोमवार दोपहर पुलिस टीम वाराणसी पहुंची और टीम शंकराचार्य से पूछताछ कर सकती है, जरूरत पड़ने पर गिरफ्तारी भी कर सकती है। इधर सोमवार सुबह शंकराचार्य ने वाराणसी के आश्रम में वकीलों के साथ बैठक की। माना जा रहा है कि वे गिरफ्तारी से बचने के लिए हाईकोर्ट का रुख करेंगे। बैठक के बाद शंकराचार्य ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि मैं कहीं भाग नहीं रहा हूं, पुलिस का सामना करूंगा। जिन छात्रों के यौन शोषण का आरोप है वे उनके गुरुकुल के नहीं है। दरअसल 24 जनवरी को आशुतोष महाराज ने पुलिस कमिश्नर से शिकायत की थी कि उन्होंने माघ मेला 2026 और महाकुंभ 2025 के दौरान बच्चों के साथ यौन शोषण के आरोप लगाए थे। इसके बाद 8 फरवरी को उन्होंने पुलिस पर कार्रवाई न करने का आरोप लगाते हुए प्रयागराज की स्पेशल पॉक्सो एक्ट कोर्ट में केस दायर किया। 13 फरवरी को 2 बच्चों को कोर्ट में पेश किया गया। 21 फरवरी को बच्चों के बयान कैमरे के सामने दर्ज हुए। कोर्ट के आदेश पर उसी दिन झूसी थाने में एफआईआर हुई और इस मामले में अविमुक्तेश्वरानंद, उनके शिष्य मुकुदानंद और 2 से 3 अज्ञात लोगों को आरोपी बनाया गया है। गिरफ्तारी की कार्रवाई करें तो वो भी, हम तो पुलिस का कोई विरोध नहीं करेंगे, हम उसका सहयोग करेंगे। वो जो करेंगे जनता तो सब देख रही है। देखिए 3 कोर्ट है हमारे लिए, एक निचली कोर्ट है, एक मिडिल कोर्ट है और एक सुप्रीम कोर्ट है। तीनों कोर्ट से हमको क्लीन चिट है। हमारा अंतःकरण हमारे साथ है, स्पष्ट कह रहा है कि तुम निर्दोष हो। ईश्वर की तरफ से भी हमको वही सूचना है और जनता की ओर से भी। तो
जो झूठ है वो अंत में निकल ही जाता है, पता चल ही जाता है कि ये सब बनावटी था। तो वाराणसी पहुंची प्रयागराज की पुलिस टीम। यौन शोषण के आरोपों से घिरे हैं अभिमुक्तेश्वरानंद। शंकराचार्य पर लटकी गिरफ्तारी की तलवार, कभी भी गिरफ्तारी हो सकती है, हाईकोर्ट का दरवाजा भी खटखटा सकते हैं। उन्होंने वकीलों से आज बैठक भी की है। यौन शोषण की एफआईआर होने के बाद पुलिस की जांच तेज हो गई। क्या क्या घटनाक्रम है ये हम आपको ग्राफिक्स के माध्यम से दिखा रहे हैं। किस तरह केस की टाइमलाइन और मुश्किलों में घिरे फिर शंकराचार्य। 24 जनवरी को झूसी थाने में शिकायत हुई थी। 25 जनवरी को माघ मेला को ईमेल जानकारी मिली। इसको पुलिस कमिश्नर और पुलिस अधीक्षक माघ मेला को शिकायत भेजी। 8 फरवरी को कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया। फिर तो ये पूरा घटनाक्रम है, इससे जुड़ी अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल अगली खबर का रुख करते हैं, मध्य प्रदेश का रुख कर लेते हैं, जहां पर पंजीयन पर पॉलिटिक्स हो रही है। जी हां, ये लाडली बहना योजना में नए नामों को जोड़ने वाला पंजीयन की बात कर रहे हैं, जिसे लेकर खूब पॉलिटिक्स है। ये मामला आज विधानसभा में भी गूंजा। विधानसभा में बजट सत्र में लाडली बहना योजना को लेकर सियासी संग्राम देखने को मिला। योजना में नए पंजीयन नहीं होने और राशि नहीं बढ़ाने को लेकर विपक्ष भड़क गया। कांग्रेस विधायकों ने सदन से वॉकआउट कर दिया। वैसे सदन में ही मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भरोसा दिया कि वर्ष 2028 तक लाडली बहना की जो राशि वादे मुताबिक 3000 रुपए थी वो कर दी जाएगी। एक रिपोर्ट। लाडली बहना योजना पर सदन में हंगामा। नए पंजीयन नहीं होने पर विपक्ष गरमाया। वर्ष 2028 तक 3000 रुपए करने का विचार। कांग्रेस विधायकों का सदन से वॉकआउट। जन सरोकारों के मुद्दों में लाडली बहना योजना को लेकर भी कांग्रेस काफी मुखर रही है। सोमवार 23 फरवरी को बजट सत्र के दौरान कांग्रेस विधायक महेश परमार ने इसको लेकर प्रश्न लगाया, जिसके जवाब में मंत्री निर्मला भूरिया ने ये जानकारी दी। वर्तमान में 1,25,29,051 महिलाओं को योजना का लाभ दिया जा रहा है। लाडली बहना योजना के शुरू से अब तक 5,77,474 नाम काटे जा चुके हैं। शुरू में 1,31,06,525 पंजीयन हुए थे। जिनकी उम्र 60 वर्ष से ज्यादा हो गई, उनके नाम काटे गए। लेकिन जैसे ही मंत्री निर्मला भूरिया ने जानकारी दी कि योजना में नए पंजीयन नहीं होंगे, विपक्ष भड़क गया। इस मुद्दे पर कांग्रेस विधायकों ने सदन से वॉकआउट कर दिया। 2 से 3 सालों में लगभग 8 से 10 लाख प्रति लाडली बहनें बढ़ी। 1 वर्ष में तो 3 सालों में 30 लाख बहनें बढ़ी। मेरा दूसरा पूरक प्रश्न था कि 60 वर्ष जिन बहनों की उम्र हो गई, उनके नाम काट दिए, उनका क्या होगा? आप सोचिए, वृद्धावस्था में सबसे ज्यादा बहनों को आर्थिक व्यवस्था होना चाहिए, तो उसमें भी कोई जवाब नहीं। मैंने पूछा 3000 रुपए कब मिलेंगे, तो उसमें भी कोई जवाब नहीं। तो आप सोचिए, सत्ता विरोधी लहर 2023 में थी, सरकार बनी, शिवराज जी के 1000 वीडियो होंगे कि हम लाडली बहन को 3000 रुपए देंगे। तो आप सोचिए कि जिस बहन ने सरकार बनाई, वो बहनें आज सिर्फ मुख्यमंत्री की सभाओं को सफल बनाने के लिए मंत्री डराते हैं। इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी स्पष्ट किया कि फिलहाल लाडली बहना योजना में नए पंजीयन नहीं होंगे। मुख्यमंत्री ने यह भरोसा दिलाया कि वर्ष 2028 तक हर महीने 3000 रुपए कर देंगे। ये वही कांग्रेस है जिसने लाडली बहना योजना का विरोध किया था। हमने जो कहा वो किया। 1250 से बढ़ाकर अब लाडली बहनाओं को 1500 रुपए मिल रहा है, और हमारी जो भी कमिटमेंट है वो पूरा होगा, कहीं कोई दिक्कत। बहरहाल कांग्रेस अपनी मांग के जरिए इसे महिलाओं का मुद्दा बनाने की पुरजोर कोशिश कर रही है, क्योंकि पिछली बार यही वह योजना थी जिसे विधानसभा चुनाव में बीजेपी के लिए गेम चेंजर कहा गया था। बीजेपी फिर सत्ता में आ गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, INS 24/7 भोपाल। इधर मध्य प्रदेश में विधानसभा के बजट सत्र का आज 6वां दिन था। सदन में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने किसानों के लिए बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि सरकार ने 2026 को कृषि वर्ष मनाने का फैसला किया है। कृषि के हर क्षेत्र के लिए योजना बनाई गई। अन्नदाता को ऊर्जादाता और उद्यमी भी बनाया जाएगा। मध्य प्रदेश को एग्री एक्सपोर्ट हब बनाने की योजना बनाई गई है। भावांतर योजना से मंडी की रौनक लौटी है और सफलता के साथ योजना के परिणाम भी आए। आगे उन्होंने कहा कि हमारी सरकार सरसों की फसलों पर भी भावांतर देगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मूंग की बजाय उड़द का उत्पादन बढ़ाने पर फोकस है। उड़द पर बोनस देने का काम सरकार कर रही है। सरसों के रकबे में 28% की बढ़ोतरी हुई है। सरसों के किसानों को प्रोत्साहन दिया जाएगा। न्यूनतम समर्थन मूल्य किसानों को मिले, इसलिए हमने इस योजना पे काम करना प्रारंभ किया है, और इसी आधार पर आगे जाकर के
ये तिलहन का रकबा भी हमारे प्रदेश में बढ़े, इस पे हम काम कर रहे हैं। जब आज राज्य की औसत उत्पादकता की तरफ देखें तो हमने उसकी पात्रता अनुसार उसके भुगतान की सारी योजना बनाई। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हमने सोयाबीन के समान जब इधर सरसों पे आगे बढ़ रहे हैं तो ये उसी प्रकार से एक बड़ी धनराशि देने के लिए भी हम किसान को तत्पर है, ताकि किसान की हर हालत में एमएसपी पे उसकी फसल का सही दाम मिले। छत्तीसगढ़ विधानसभा में आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट पेश की गई। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूत होता बताया और दूसरी ओर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आर्थिक सर्वेक्षण पर तंज कसा। उन्होंने सरकारी दावे को जमीनी हकीकत से बिल्कुल अलग करार दिया। आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट में क्या है खास, क्यों सरकार को है सर्वेक्षण पर भरोसा, क्यों विपक्ष कस रही है तंज, देखिए हमारी ये रिपोर्ट। विधानसभा के बजट सत्र का आगाज हो गया। राज्यपाल के अभिभाषण के साथ जहां विधानसभा के बजट सत्र की शुरुआत हुई, वहीं वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने सदन में आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट पेश की। उन्होंने बताया कि साल 2025-26 में छत्तीसगढ़ का सकल राज्य घरेलू उत्पाद यानी कि जीएसडीपी लगभग 6,31,000 करोड़ रुपए तक पहुंचने का अनुमान है। राज्य की आर्थिक वृद्धि दर 11.57% रहने का अनुमान है। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार प्रदेश की अर्थव्यवस्था तीनों प्रमुख क्षेत्रों में संतुलित विकास की ओर बढ़ रही है। 2025-26 में कृषि क्षेत्र में 12.53% वृद्धि का अनुमान, 2024-25 में कृषि क्षेत्र ने 11.76% वृद्धि दर्ज की। सरकार का दावा, किसान हितैषी योजनाओं का लाभ मिला। उद्योग क्षेत्र में 10.26% वृद्धि की संभावना। पिछले साल उद्योग क्षेत्र में 9.91% वृद्धि दर्ज हुई थी। औद्योगिक निवेश और आधारभूत ढांचे में सुधार है कारण। सेवा क्षेत्र में 13.15% की बढ़त का अनुमान। 2024-25 में सेवा क्षेत्र में 10.08% बढ़ोतरी हुई थी। व्यापार और सेवा गतिविधियों का विस्तार प्रमुख कारक। निश्चित रूप से हम एक थीम के साथ बजट को प्रस्तुत करेंगे और ज्ञान जो पहले बजट में प्रस्तुत किया गया था, गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी, उसके कल्याण के लिए समर्पित बजट होगा। उसकी रणनीति पिछले बार गति थी, इस बार कुछ अलग रणनीति के साथ हम आएंगे। राज्य सरकार ने आर्थिक सर्वेक्षण को प्रदेश की विकास की उम्मीदों पर खरा उतरने वाला बताया, लेकिन विपक्ष इससे सहमत नजर नहीं आया। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि आर्थिक सर्वेक्षण हकीकत से कोसों दूर है। परेशान जो सरकार है, थकी चुकी हुई जो सरकार है, उसका ये अभिभाषण था राज्यपाल के द्वारा पढ़ाया गया कि सरकार के पास तो उपलब्धि है ही नहीं, धान तो ठीक से खरीद नहीं पाए, तो उसका अभिभाषण था। इसे बजट से कुछ नहीं उम्मीद नहीं कर सकते, क्योंकि अब पता नहीं अब ट्रंप के से क्या निर्देश लेके ये लोग बनाए हैं, क्योंकि पूरा देश के अर्थव्यवस्था भी तो या देश का संचालन ही ट्रंप के माध्यम से हो रहा है। तो छत्तीसगढ़ के ट्रंप ने क्या संदेश दिया है वो कल पता चलेगा। छत्तीसगढ़ का आर्थिक सर्वेक्षण आ चुका है। सरकार ने जहां सभी दिशाओं में विकास का भरोसा जताया, वहीं विपक्ष के अपने दावे हैं, अपना नजरिया है। हालांकि कल प्रदेश का बजट पेश होगा, जिस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि जो आंकड़े किताबों के माध्यम से प्रस्तुत किए जा रहे हैं, धरातल पर उसका कितना असर होता है। गौरव शर्मा, रायपुर। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन जारी अपडेट का सिलसिला NH24/7 पर बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।